नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो खबरों का आगाज करते हैं। पश्चिम बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय संसाधनों का दुरुपयोग किया और अब प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं ताकि हाथ जोड़कर धन की भीख मांग सके, ये उन्होंने कहा। समस्या है उससे लोगों की दृष्टि हटाने के लिए ये सब ड्रामा हो रही है। ना इसकी कोई औचित्य है, ना इनकी कोई अधिकार है। इसके पहले उनकी सरकार के ऊपर कई बार आरोप लगाए, उन्हीं के पार्टी के नेता आरोप लगाए। उनके कोई पार्टी के नेता बिना व्हाट्सएप के बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार परिस्थिति में ये कमीशन का क्या मतलब होता है? ये केवल ड्रामा है और कुछ भी बोल देंगे, सरकार उनके पीछे भागेगी क्या? सरकार ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे चुकी है, क्योंकि इसकी कोई औचित्य नहीं, इसके कोई मतलब नहीं है, ना इसके साथ सरकार कोई दूर दूर तक है। वो जिस पार्टी से कांग्रेस से आए हैं, उस कांग्रेस का ही ये परंपरा रही है कि अपने पार्टी के लोगों के ऊपर जासूसी करना। इंदिरा गांधी समय से लेकर चल रहा है और उन्होंने भी खुद अपने पार्टी के हर नेता के पीछे जासूस लगा के रखे हैं, उनका फोन टैपिंग करते हैं। मुकुल बाबू जब हमारे पार्टी में आए थे, उन्होंने कोर्ट में गए थे कि मेरे फोन टैपिंग हो रही है, तो आरोप तो उन पर लगी हुई है। तो उनके ऊपर जो आरोप है वो हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये फिजूल खर्ची है और समय बर्बाद छोड़कर कोई संभाल नहीं पा रहे हो, देश क्या संभालेंगे। आज ठीक है कि देश में कोई नेता नहीं है मोदी जी के बराबर में, तो वो शून्यस्थान को पूरा करने के लिए वो आ रही हैं। लेकिन बंगाल में जिस प्रकार हाहाकार चल रहा है, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, हर डिपार्टमेंट में आज लगभग 5 लाख ऐसे पोस्ट है जो खाली है बंगाल गवर्नमेंट में, जिसको पूरा नहीं हो रही है, सरकार नहीं चल रही है, क्योंकि उनके पास आर्थिक तंगी है। इसलिए पैसा मांगने भी आ रहे हैं मोदी जी के पास, और साथ साथ लोगों को भ्रमित करके और खाली बहका कर रखने का। बंगाल के युवा को नौकरी करने के लिए आप पश्चिम भारत में जाना पड़ा है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जाना पड़ा है, लाखों की संख्या में। कोई काम नहीं वहाँ, और केवल सिंडिकेट काटमानी चल रही है। इससे वहीं पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल हुई है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान या पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की है। केंद्र से मामले पर स्पष्टीकरण लिए जाने की भी मांग की गई है। इससे पहले वकील एमएल शर्मा और सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटोस भी याचिका दायर कर चुके हैं। बता दें कि स्मार्टफोन के इस दौर में निजी बातचीत या जानकारी की रक्षा को लेकर कानून काफी पीछे चल रहा है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में 2007 में हुए संशोधन के बाद फोन टैपिंग को लेकर नियम बने थे। इसके तहत देश की रक्षा या गंभीर अपराध की निगरानी के मामलों में उच्च स्तरीय अनुमति पर फोन टैपिंग हो सकती है। किसी राज्य में गृह सचिव स्तर से मिलने वाली अनुमति के बाद 60 दिन तक किसी फोन की टैपिंग हो सकती है और इसे अधिकतम 180 दिन तक जारी रखा जा सकता है। तो इस बीच सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा देश, सारी इंसानियत इनकी कर्जदार है। इनको जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। शब्द नहीं है हमारे पास इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश में। हमने 1-1 करोड़ रुपए की सहायता उन लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, केवल स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी, जो कि लोगों की सेवा करते हुए, जिनको कोरोना हो गया, कोरोना का काम करते हुए जिन्हें कोरोना हो गया और जो शहीद हो गए, ऐसे लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी हम लोगों ने। अब ये समय है सभी डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये कहने का, ये जताने का, ये बताने का कि हम सब उनके कितने शुक्रगुजार हैं, उनका सम्मान करने का, सभी डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करने का। हर वर्ष देश ऐसी कुछ चुनिंदा हस्तियों को भारत रत्न और पद्मा अवार्ड से सम्मानित करता है, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया, प्रतिभा दिखाई। इस वर्ष, और ये पद्मा अवार्ड्स के लिए
मैं 3 अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। इन 3 अवार्ड्स के लिए केंद्र सरकार जनता से भी नाम मंगवाती है और सभी राज्य सरकारों को लिखती है कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य से किसी ऐसी हस्ती का नाम देना चाहें तो राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से नाम भेजती हैं पद्मा अवार्ड्स के लिए। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्मा अवार्ड्स के लिए भेजेंगे। हम अपने डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को कहना चाहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार के पद्मा अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे और ये नाम जनता बताएगी। जनता को ज्यादा पता है कि किन डॉक्टर्स ने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी सेवा की, किस डॉक्टर ने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी कुर्बानी करके सेवा की। तो एक ईमेल एड्रेस हम लोग जारी कर रहे हैं, पद्मा अवार्ड्स, PADMAAWARDS, पद्मा awards.delhi@gmail.com, padmaawards.delhi@gmail.com। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्टर या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी का नाम और उसने क्या काम किया, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, आप क्यों चाहते हैं कि उनको पद्मा अवार्ड मिले, वो सारी डिस्क्रिप्शन आप हमें 15 अगस्त तक भेज दीजिए। कोई भी नागरिक, दिल्ली का कोई भी नागरिक भेज सकता है। आप हमें ये सारी डिटेल्स भेज दीजिए। एक हम लोगों ने सर्च एंड स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष मनीष सिसोदिया। वो कमेटी उसके अगले 15 दिन के अंदर ये सारे नामों को स्क्रीन करके डिसाइड करेगी कि किन नामों को दिल्ली सरकार की तरफ से रिकमेंड किया जाए और फिर वो नाम हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार को नाम भेजने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। तो हम चाहते हैं हमारे पास अगर नाम आ जाएंगे तो उनकी हम स्क्रीनिंग करके समय रहते केंद्र सरकार को अपनी तरफ से नाम भेज। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अब इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान काफी सराहनीय है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अब जो पद्मा अवार्ड्स मिलने वाले हैं वो तमाम डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेंगे और ये जो नाम है वो आम जनता सुझा सकती है। इसके लिए उन्होंने एक जीमेल भी आज जारी किया है और इस ईमेल पर आप अपने दिल्ली वासी जो भी हैं वो अपने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का नाम सुझा सकते हैं जिनको इस बार पद्म भूषण अवार्ड मिला जाएगा। तो चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर कल बड़ी हिंसा हुई है और इस हिंसा में असम पुलिस ने 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं और इस हिंसा को लेकर अब विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। असम में बीजेपी की सरकार है जबकि मिजोरम में बीजेपी नीत पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन है जिसमें शामिल मिजी नेशनल फ्रंट की सरकार है। ऑल इंडिया मजलिस से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा को लेकर अमित शाह पर तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि मिजोरम असम सीमा पर अचानक हिंसा इतनी बढ़ गई कि असम पुलिस के 6 कर्मी शहीद हो गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। 24 से 25 जुलाई की बात है कि वजीर दाखिला ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का दौरा किया था जहां उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे। अमित शाह के दौरे के फौरन बाद ही इतनी बड़ी घटना कैसे घटी? यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सीधी। तो अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए शाम 2 बजे के लिए द्वार खोले गए थे और सावन के पहले सोमवार के मौके पर दर्शन के लिए अंदर जाने के लिए श्रद्धालुओं में हूट भी मच गई थी और अब वो एक दूसरे पर भी चढ़ गए थे। मंदिर के गेट नंबर 4 से श्रद्धालु सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए धक्का मुक्की के साथ अंदर घुसने लगे, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। भीड़ में बच्चे और महिलाएं नीचे दब गई और उन्हें चोट भी पहुंची है। मंदिर में पिछले महीने भी उसको खोला गया था, लेकिन उसके अंदर जाने की मंजूरी जो है वो केवल उन्हीं को थी जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की एक खुराक ली हो और फिर 48 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी दिखानी थी। सुबह 6 से शाम 8 बजे के बीच अब ये मंदिर एक दिन के लिए कुल 3,500 श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। इसकी मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसके लिए 2-2 घंटे के 7 टाइम स्लॉट बनाए गए थे और इन 2 घंटे में केवल 500 लोग ही अंदर जा सकते थे। लेकिन आज उमा भारती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही VIP अपने परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर में पहुंचे, इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन के लिए भी स्थिति को संभालना कठिन हो गया था। दर्शन किए हैं। यहाँ का व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है, लोग बीच बीच में घुस रहे हैं। हम एक बार गिर गए, हमें वापस राउंड में जाना पड़ा लाइन में। बहुत अनसेटिस्फाइड व्यवस्था थी। कितनी देर में दर्शन हुआ? हमारा लगभग हम काफ़ी टाइम से आए थे। कितना समय लगा? लगभग 1-1.5 घंटा पकड़ो। आपका बुकिंग करके आया था? ना बुकिंग नहीं किए थे। आपके दर्शन? हाँ, बिना बुकिंग के। यूपी के लखीमपुर खीरी में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में सबसे कारगर साबित हुई 108 और 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को पूरा करने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस कर्मियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर काम का बहिष्कार भी कर दिया है। वेस्ट यूपी के कई जिलों में जहां कर्मचारियों ने करीब 100 से ज्यादा एम्बुलेंस मेडिकल में खड़ी कर दी हैं, वहीं कई अन्य जिलों में अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस चालक धरने पर बैठ गए हैं। हड़ताल के चलते आजमगढ़, वाराणसी समेत प्रदेश के कई जिलों में एम्बुलेंस सेवा बंद है। इससे मरीजों और उनके परिवारजनों में हाहाकार मचा हुआ है। एम्बुलेंस यूनियन के जिलाध्यक्ष पवन शुक्ला ने कहा कि 108 और 102 के सभी एम्बुलेंस कर्मियों को ठेका मुक्त किया जाए। हम लोग अपने एम्बुलेंस कर्मचारी सभी नौकरियों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कुछ कर्मचारियों ने ठेका प्रथा के चलते निकाले गए थे। आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए चौथा दिन हो गया। 3 दिन शांतिपूर्वक धरना किया, आज से हमने कार्य बहिष्कार किया है। जो कि हम लोगों को सीधे मांग है, हमको ठेका प्रथा मुक्त हो चाहिए, हमको एनआरएचएम में सम्मिलित करना चाहिए। जो हमारा मासिक वेतन बन रहा है उसी हिसाब हमारा पूरा वेतन मिलना चाहिए। हमें कोई मुँह मांगी मतलब कोई हाई फाई चीज़ें नहीं मांगना है। जो हमारा हक है, हमारा हक चाहिए। हमें सरकार से ठेका प्रथा से मुक्त चाहिए। ठेका प्रथा से हम लोग परेशान हो गए। हर 6 महीने पे टर्मिनेटर निकाल दिया जाता है और हर 6 महीने पे हमको मजबूरन खड़ा होना पड़ता है। मुंबई के बांद्रा में रात को इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब 8 से 10 अज्ञात बदमाशों ने जेजे कॉलोनी में रहने वाले लोगों पर तलवार और चाकू जैसे धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। गौरतलब हो कि ये घटना तब हुई जब कॉलोनी के कुछ लोग खाना खाने के बाद घर में बाहर टहलने के लिए निकले थे। ठीक उसी वक्त 8 से 10 अज्ञात लोगों ने कॉलोनी के कुल 7 लोगों पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया। पीड़ितों के परिजनों के मुताबिक हमला करने वाले अज्ञात लोग थे। हमलावर और पीड़ित लोगों के बीच किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। सभी घायलों को ताज की नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। वहीं मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अब तक इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। बांद्रा पुलिस स्टेशन के एरिया में जेजे कॉलोनी करके एक एरिया है, वहाँ पे कुछ लोग रात में 10:30 बजे के करीब कट्टे पे बैठे थे। तो 8-10 लोग आए मोटरसाइकिल पे और तलवार और सलिया से उनके ऊपर अटैक करके भाग गए। तो पुलिस स्टेशन ने CR रजिस्टर किया है, हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और 2 घंटे के अंदर हमने एक आरोपी को ताबे में लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, पूछताछ में कुछ पता चला है क्या विक्टिम की तरफ से या जो एक्यूज को डिटेन किया उनकी तरफ से कुछ पता चला है क्या अभी तक? अभी तक तो मोटिव निष्पन्न नहीं हुआ है। जो जिनको मारा है मतलब उन्होंने भी अभी तक कुछ बताया नहीं है। उनको भी पता नहीं, वो लोग बैठे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ। अभी एक आरोपी को ताबे में लिया है,
उसके पास इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर क्या कुछ सेक्शन लगाया हुआ, कितने लोग टोटल घायल है इसमें, कहाँ इलाज चल रहा है कुछ? इसमें 7 लोग घायल है, उसमें से 2 जन को केम हॉस्पिटल में एडमिट किया, बाकी लोगों को भाभा हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट करके घर छोड़ा गया है। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ, क्या कुछ घटना हुआ आपके साथ? मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है। हम लोग रेगुलर जैसे रोज़ बैठते हैं, बच्चे लोगों के लिए स्कूल का बस स्टैंड बनाए है और पुलिस वाले के लिए हम लोग ने वो बैठक बनाई है, क्या मतलब कुछ भी होता है तो पुलिस वाले यहाँ बैठते हैं। तो हम लोग भी जो बुजुर्ग तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। टीम 9 के साथ ये मीटिंग है। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। इस दौरान कोविड के कारण कोविड की समीक्षा की जा रही है और तमाम स्थितियों की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। टीम 9 के साथ तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो लखनऊ में टीम 9 के साथ ये मीटिंग हो रही है। तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। कोरोना के मद्देनजर जिस तरीके के हालात हैं प्रदेश में, उसकी समीक्षा बैठक है ये। टीम 9 के साथ ये बैठक की जा रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों से बैठक कर जायजा ले रहे हैं स्थिति का कि किस तरीके की फिलहाल स्थितियां कोरोना के लिए फिलहाल प्रदेश में बनी हुई है और किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको बता दें कि लगातार टीम 9 के साथ बैठक करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम समीक्षा लेते हैं और समीक्षा लेने के बाद जो भी स्थितियों में सुधार की जरूरत होती है वो सुधार किए जाते हैं। सीधी तस्वीरें आपको सीएम योगी आदित्यनाथ की दिखा रहे हैं, जहां पर टीम 9 के साथ बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। यूपी के बलिया में धार्मिक मठ पर हो रहे भंडारे को विधायक के इशारे पर एसडीएम बेलथुरा और पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद साधु संतों में इसको लेकर रोष व्याप्त है। मामला उम्भाव थाना क्षेत्र के खैरा खास मठ का है, जहां के महंत दिनेश दास ने मठ से जुड़े साधु संतों के लिए एक भंडारे और पूजा पाठ का आयोजन किया था। महंत ने कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति के लिए पत्र भी दे रखा था, पर मठ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से साधु संत भी आए थे। इसी दौरान मठ पर पहुंची पुलिस ने प्रशासन ने आयोजन को रोक दिया। साधु संतों ने जब इसकी वजह जाननी चाहिए तो मौके पर पहुंची पुलिस कुछ भी बता नहीं सकी और इस मामले को लेकर साधु संतों के बीच भारी रोष व्याप्त है, जबकि मठ से जुड़े लोगों को पुलिस ने थाने में भी ले लिया है। हम लोग महंत दिसंबर दास जी बुलाए हैं हम लोगों को। अच्छा कि भंडारा है वहाँ पे संत समाज का, आप आइए वहाँ पर और आपका ये गुरु स्थान है और आपको यहाँ पर अधिकार प्रदान दिया जाएगा। तो जब यहाँ पे आए हैं तो क्या हुआ है यहाँ पे, क्यों पुलिस ले जा रही है आप लोग? तो ये पुलिस वाले लोग नहीं जाने दे रहे हैं और महाराज जी जो महंत जी हैं दिसंबर दास जी महाराज जिनको लौटा दिया थाने पर चलिए। इसके महंत कौन हैं? ये तो बड़े महंत हमारे दिसंबर दास जी महाराज बगाही कुटी। अच्छा हाँ। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? आप पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप हट जाइए, आप लोग चले जाइए और जाइए आप लोग थाने पर जाइए, जाकर वहाँ पर जो भी बात करना है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।